तो देखो भाई बोर्ड पे देखना, क्लास 9th का हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन। तो चैप्टर का नाम है टिश्यू इन एक्शन। और मैंने कहा इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं सेल, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो अगर हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं बेटा टिश्यू, तो शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं कि व्हाट इज टिश्यू, कि टिश्यू होता क्या है। अब टिश्यू क्या है, सेल हमने पढ़ा था, सेल क्या था, सेल इज दी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी मूलभूत जो इकाई है उसे कहा गया था क्या, सेल। अब टिश्यू क्या है, और मैं मान के चल रहा हूं जो लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं आइडियली वो पहले सेल पढ़ चुके होंगे, उन्होंने सेल पढ़ा होगा। और अगर सेल किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं तो कहूंगा कि पहले सेल चैप्टर पढ़िए एंड देन किसके लिए आइए, टिश्यू के लिए आइए। तो टॉपिक है बेटा व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है, देखो क्या डेफिनेशन है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, कि टिश्यू एक जैसे सिमिलर सेलों का क्या है, ग्रुप है, समूह है, दैट वर्क टुगेदर जो साथ में मिलके काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक निश्चित कार्य वो करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है टिश्यू का, टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, सेलों का वह समूह जो बना है क्या, एक ही तरह के सेलों से मिलके, जो कि साथ में मिलके एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं क्या, टिश्यू। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं कि देखो इस धरती पे कैसे जीव एग्जिस्ट करते हैं, तो देखो सबसे छोटे जीव जो धरती पे एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे हैं, वो सेल लेवल के, कि उनकी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी एक सिंगल सेल से मिलके बनी है। अब जब कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, अभी पढ़ा, सेलों का ग्रुप क्या है, दैट इज टिश्यू, दैट इज टिश्यू। और टिश्यू के मिलने से बनते हैं क्या, ऑर्गन। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका हार्ट, हार्ट क्या है, ऑर्गन है, कैसे बना, सेल से ही बना, बट सेल कई सारे सेल मिलके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, है ना, क्या बनाए, टिश्यू बनाए। और फिर वो कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाए, एक ऑर्गन बनाए, क्या, हार्ट। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में कई और तरह के भी ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हैं, किडनी है ना, ये सब क्या है, ऑर्गन्स। और ये सब कैसे बने हैं, ये सब बने हैं टिश्यू के मिलने से। अगर हम स्किन की बात करें, स्किन कोई ऑर्गन नहीं है, स्किन किस लेवल का स्ट्रक्चर है, स्किन एक टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर। आई थिंक स्किन को आप सेल तो नहीं कह सकते, बट स्किन कई सारे सेलों के मिलने से बना है ना। और क्या है स्किन, स्किन एक टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है, क्या है, टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर है। बट वहीं आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, आई, आपका ब्रेन, ये सब क्या है बेटा, ये सब ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन है। और ऑर्गन कैसे बने हैं, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू के मिलने से। अब बात करते हैं बेटा, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं, या जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ही क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता। तो मुझे लगता है इतना समझ आया होगा, पहले बनने पे क्या था, सिर्फ हमने यहां जाना है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ही तरह के सेलों का ग्रुप है जो साथ में मिलके एक सर्टेन टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये भी आपको पढ़ना है बेटा कि क्या लेवल है, क्या हिरार्की है, कि सबसे पहले होता है सेल, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही कॉन्स्टिट्यूट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी जो नीचे लिखा मैं समझाऊंगा, ये सब एक्चुअल में कई जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, मैं इसको यहाँ इसीलिए डिस्कस करा, ऑब्वियस सी बात है चैप्टर में आगे आने वाला है, ये जस्ट फॉर यहाँ रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है कि टिश्यू क्या है, ये समझना है। और ये आपको क्या समझना है, ये लेवल समझना है कि सबसे नीचे कौन है, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम बनाता है क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल यहां है कि एक जीव को टिश्यू की जरूरत क्यों है। टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टिश्यू। अपने जैसे जानवर की बात कर लेते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग्स, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब सवाल है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को टिश्यू की क्यों आवश्यकता है।
भाई हम अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं हैं, हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और हमको सरवाइव करने के लिए बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, और वो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं बेटा कि उसको एक सिंगल चीज हैंडल नहीं कर सकती है, और इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, टिश्यू चाहिए। क्योंकि टिश्यू की वजह से क्या होता है, बॉडी में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस मतलब है जो एक जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी है, जो बॉडी में अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, दीज आर दी प्रोसेसेस जो बॉडी में होते हैं एक जीव के, जो उसको क्या करते हैं, सरवाइव, जीवित रखने में मदद करते हैं। और ये सारे के सारे प्रोसेस बेटा कोई साधारण सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये सब के सब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए। एक सिंगल टाइप का टिश्यू या सेल सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है कि नहीं। आपकी बॉडी में जैसे मसल एक टिश्यू है, उसका एक काम है अपना, क्या करता है, बॉडी में मूवमेंट कराता है। ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट मैं इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टॉपिक है कि भाई टिश्यू की आवश्यकता क्यों है, और उसका कारण हम बता रहे हैं कि टिश्यू की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए। बच्चा पूछ सकता है डिवीजन ऑफ लेबर क्यों चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि बॉडी में जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं उनका बंटवारा करना है। बंटवारा करना है मतलब कि एक ही टिश्यू या एक ही बॉडी पार्ट या एक ही ऑर्गन सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा हमारी बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स है बेटा कि एक सिंगल टिश्यू या बॉडी का ऑर्गन उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। उदाहरण मैं दे रहा था, जैसे कि बॉडी में एक लाइफ प्रोसेस मूवमेंट भी है। सोचो अगर बॉडी में मूवमेंट होना बंद हो जाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ये तो हम इंसान एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर जंगल में होते, सोचे कि एक जानवर की बॉडी में किसी कारणवश मूव ना कर पाए तो बहुत आसान शिकार है वो, है कि नहीं। वो जंगल में सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो मूवमेंट एक तरह का क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है बॉडी में जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि नहीं। अब वो लाइफ प्रोसेस जो मूवमेंट है वो कौन करा रहा है, मसल्स कराती है। क्या कराती हैं, मसल। और मसल का टिश्यू एक बहुत अलग तरह का टिश्यू होता है। इसी प्रकार से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्या होता है, एक तालमेल चाहिए होता है। वो तालमेल कौन बनाता है, ब्रेन बनाता है। और ब्रेन भी एक ऑर्गन है, क्या बना है, क्या मसल टिश्यू का बना है, नहीं, वो एक डिफरेंट तरह के टिश्यू का मिलकर बना है। और बॉडी में जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन, जो मैसेजेस बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से बॉडी तक जाते हैं, ये सब भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। क्या इसको मसल करा रहा है, नहीं, इसके लिए एक अलग टिश्यू है, दैट इज नर्व टिश्यू, है ना। आप देखते हैं तो क्या आप अपनी स्किन से देख लेते हैं, स्किन एक अलग टिश्यू है, उसका काम क्या है, आपको ठंडे गर्म का एहसास कराना, कोई आपको टच करे उसकी सेंसेशन क्रिएट करना। बट जो आईज है उसमें वो टिश्यू या वो सेल है जो आपको लाइट को, क्या लाइट के प्रति सेंसिटिव है, जिसके वजह से आप लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर आपका ब्रेन आपको एक विजुअलाइजेशन करता है कि आप चीजों को देख पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा किडनी आपकी बॉडी में क्या करती है, आपकी बॉडी यूरिया बनाती है। अब यूरिया बॉडी के लिए पॉइजन है, तो बॉडी में से यूरिया को हटाना है ब्लड में से, तो कौन करता है वो काम, लंग्स, हार्ट नहीं करेगा, क्योंकि लंग्स एक अलग तरह का टिश्यू बना है, वो एक अलग काम करता है। हार्ट एक अलग तरह के टिश्यू बना है, वो अलग काम करता है। किडनी में वो टिश्यू है, अभी हम तुमको कहते हैं 10th में पढ़ाएंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस चैप्टर आएगा। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो नेफ्रॉन एक्चुअल में क्या करते हैं, ब्लड में से यूरिया को अलग करते हैं। मतलब वहां एक अलग तरह का सेल से बना अलग तरह का टिश्यू है। तो समझ आ रहा है कि क्या, क्यों हमें टिश्यू की आवश्यकता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई तरह की जटिल प्रक्रियाएं हो रही हैं, और वो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि जिनको एक सिंगल टिश्यू या एक बॉडी पार्ट नहीं कर सकता है। इसलिए बॉडी में क्या होते हैं, अलग अलग टिश्यू होते हैं, उन अलग अलग टिश्यू से अलग तरह के ऑर्गन बनते हैं, और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसको ही कहते हैं क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। कि एक सिंगल ऑर्गन के हिस्से सारे काम नहीं है, हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक काम करता है। बॉडी में भी काम क्या है, बटा हुआ है, ठीक है। तो समझ आया कि टिश्यू की जरूरत क्यों होती है बेटा हमें, बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टिश्यू की क्यों जरूरत है, क्या बिना टिश्यू के काम नहीं चलता।
क्योंकि टिश्यू जो है वो अलग अलग तरह के टिश्यू अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को बनाते हैं और अलग अलग तरह के ऑर्गन बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस या अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसका मैं उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि मैंने कहा कि सपोज करो, वही हमारा एग्जांपल कि हम कहेंगे कि भाई देखो कि हमें क्या करना है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। अब वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, अब तो यहाँ लक्ष्य प्रताप बैठा हुआ है और हमने लक्ष्य प्रताप को कहा कि लक्ष्य प्रताप तुम क्या करोगे, उस फंक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं, काम हैं, लोगों को इनविटेशन देने से लेके, लोगों को इनविटेशन देने हैं, लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट करना है, लोगों का सिटिंग का अरेंजमेंट करना है, थोड़ा डेकोरेशन करना है, ये सब क्या है? वो फंक्शन है जो कि क्या चाहिए होंगे, एक पार्टी के दौरान, एक फंक्शन के दौरान करने पड़ते हैं। अब सोचो कि सारे के सारे काम अगर लक्ष्य प्रताप सिंह को दिए जाएंगे तो लक्ष्य प्रताप आप कितना एफिशिएंटली कर पाएंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि आपके लिए ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सब किसी को इन्विटेशन देना, चेयर अरेंज करना, खाने की व्यवस्था करना, सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या कहते हैं, डेकोरेशन है, ये सब क्या है? ये सब भी तो एक बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो क्या लक्ष्य प्रताप सिंह आप खुद से कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा, काम उतने बेहतर वे में नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। बट अगर मैं यहाँ क्या करता, डिवीजन ऑफ लेबर कर देता कि जो कॉम्प्लेक्स अलग अलग काम है, ये सब कॉम्प्लेक्स काम क्या करता, अलग अलग बच्चों में बांट देता। जैसे मैं लक्ष्य प्रताप कहता कि लक्ष्य प्रताप आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इन्विटेशन देंगे। मैंने कहा पुष्कर तू क्या करेगा, मैंने कहा पुष्कर सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट देख लेगा। वैभव को मैंने कहा क्या कि वैभव तू डेकोरेशन देख लेना। और इसी प्रकार से मैंने अलग अलग बच्चों को क्या कर दिए, अगर अलग अलग काम दे दिए तो मुझे लगता है क्या होगा, अब ये जो मुश्किल प्रोसेसेस आपको लिख रहे हैं ये आपके लिए करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को क्या करना रहेगा, सिर्फ अपने काम की चिंता। और जब ऐसी स्थिति होती है तो मुझे लगता है काम बहुत एफिशिएंटली, कार्य कुशलता के साथ होता है, जल्दी हो जाता है ना। तो ये आप डेली लाइफ में भी देखते कि नहीं, घर में भी ऐसा है, मम्मी का अपना काम है, बच्चे अपना काम करते हैं, पापा लोग अपना काम करते हैं। आइडली हम ऐसे एक दूसरे काम एक्सचेंज कर लेते हैं कई बार, है ना। बायोलॉजी को इतना भी लाइफ से मत जोड़ देना, बट एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं कि मोटे मोटे सबके काम बटे हुए हैं ना, और इसीलिए क्या होता है घर में सारे काम अच्छे से होते हैं। और मम्मी को ऑफिस भी जाना पड़ जाए, मम्मी तुम्हारे बदले का पढ़े भी, मम्मी खाना भी बनाए, और तरह के काम जो तुम्हारे हैं या पापा के, वो काम सब मम्मी करेंगी तो क्या होगा, कर ही देंगी मम्मी तो, बट उतने एफिशिएंटली नहीं होगा, काम बहुत स्लो हो जाएंगे और तरीके से नहीं होगा। तो तुम जान रहे हो कि देखो जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो काम का बंटवारा अनिवार्य या जरूरी हो जाता है। और यही समस्या किनके साथ आ रही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स, लाइक ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी कोई सिंपल बॉडी नहीं है, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीव को सरवाइव कराने के लिए बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस को कराने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग ऑर्गन चाहिए, जो कि कौन बनाता है, अलग अलग तरह के टिश्यू बनाते हैं, है ना। और इसको ही कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो मुझे लगता है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फटाफट इसको, ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ कि आपको चीजें समझ आए। आपको पेपर में अगर पूछेगा तो कैसे इसको लिखना है उसकी बात भी करते हैं। मैंने इतनी एग्जांपल दिए, पापा मम्मी के एग्जांपल वहां थोड़ा लिख सकते बायोलॉजी, है ना। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि देखो क्यों जरूरत है, कि आपको फील भी हो कि भाई ऐसा क्यों है, दैट इज फील। बट फील वहां किताब में या आंसर शीट पे लिखा नहीं जा सकता है, वो समझने के लिए ठीक था। व्हाई डू वी नीड टिश्यू, तो आई थिंक समझ आ गया टिश्यू क्यों चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको सही से कराने के लिए, फास्टली कराने के लिए, एफिशिएंटली कराने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए होता है। और वो डिवीजन ऑफ लेबर किस वजह से संभव हो पाता है, टिश्यूज की वजह से संभव हो पाता है कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम परफॉर्म कर, ठीक है। जैसे कि मसल टिश्यू का काम मूवमेंट कराना ही है, बोन टिश्यू का काम आपकी बॉडी में बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको होल्ड करना, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का है। आपकी बॉडी में जो नर्व टिश्यू है, उस नर्व टिश्यू का बॉडी में क्या काम है, क्या उसका काम बॉडी मूवमेंट कराना है, नहीं, उसका अपना काम है। वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में जो मैसेजिंग है ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में, या बॉडी से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक, इसका काम करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से स्किन का काम क्या है आपका बॉडी में, स्मेल करना, सुनना, देखना नहीं, क्या काम है उसका, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? स्किन टिश्यू का है। स्किन एक टिश्यू है, स्किन एक ऑर्गन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब इसके रिजल्ट क्या है? तो डिविजनल रिजल्ट मतलब उसके क्या फायदे? तो कोई पूछे डिविजन लेबर क्यों करते हो तो समझ आ गया, टिश्यू की जरूरत है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। फिर सवाल बनता है कि उसके क्या रिजल्ट है, इस डिवीजन लेबर के क्या फायदे? फायदा यह है कि इससे क्या होता है, बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं उन फंक्शन की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, काम या बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस बहुत बेहतर ढंग से होते हैं, बॉडी में होने वाले लाइफ प्रोसेस बहुत फास्टर हो जाते हैं। और लास्ट कि जो बॉडी में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है वह संभव हो पाते हैं। अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता तो बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं ये होना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता। और हो सकता है कि हमारे जैसे इतने कॉम्प्लेक्स क्रिएचर धरती पे संभव ही नहीं हो पाते। टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है तब जाके ऐसे कॉम्प्लेक्स जीव धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो धरती पे सिर्फ क्या होते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते, है ना, जहां सिर्फ सिंगल सेल ही क्या कर रहा है, सारे काम कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं, उसको टिश्यू की जरूरत है ही नहीं। बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर, ऑब्वियस सी बात है उनको टिश्यू की जरूरत पड़ेगी बॉडी में होने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को कराने। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ आ गया। हम आगे जाएंगे बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है। तो ये टॉपिक हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस है, बट यहाँ हमारा जो डिफरेंस का पैमाना है वो टिश्यू के हिसाब से, ठीक है। वहां भी हमने डिफरेंशिएट किया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, बट वहां सेल के आधार पे कर रहे थे, यहाँ टिश्यू को मद्देनजर रखते हुए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अंतर किया जाएगा। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की बेटा, वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियस सी बात है बेटा उसके बाद एक ही सेल होता है, कोई वहां ग्रुप ऑफ सेल नहीं, मतलब टिश्यू नहीं है, इसलिए वहां जितने भी लाइफ प्रोसेसेस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वो एक सिंगल सेल ही करता है। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर में हमने पढ़ा कि वहां अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। सिंपल और ऑब्वियस सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, वो आते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल की बात करें, यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप सब जानते हैं अमीबा, मल्टी सेलुलर एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, प्लांट और ह्यूमन बीइंग में, है ना, ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, चलिए दैट इज मल्टी सेलुलर। और ये बात याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई टिश्यू नहीं होता है, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, याद रहेगा। चलिए अब बात कर रहे हैं व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। टॉपिक है कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू क्यों अलग होता है। तो हमने यहां जो लिखा उसकी बात करेंगे, बट हम भी जान रहे हैं, हम सेल पढ़ के आ रहे हैं भाई, है ना, और हमने पढ़ा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। और उसका कारण भी था क्योंकि प्लांट की जरूरत अलग है। प्लांट कैसा जीव है, प्लांट एक इमोबाइल एनिमल है। क्या है, इमोबाइल एनिमल। उसको अपना जीवन हर पूरे जीवन काल एक ही जगह पे काटना है, उसको मूवमेंट की जरूरत नहीं है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। बट क्या दिक्कत है, जब वो पूरा जीवन एक ही जगह काटेगा तो मैंने कहा उसको इन्वायरमेंट की मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी, सर्दी हो गर्मी हो वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता। तो उसे क्या चाहिए थी, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी, उसको चाहिए थी टफनेस, रिजिडिटी, कि वो इन्वायरमेंट की हार्शनेस को बेर कर सके। तो क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्लांट जो एक जीव है, क्रिएचर है धरती पे लिविंग, उसकी लाइफ स्टाइल ही अलग है। अब उसकी लाइफ स्टाइल अलग है तो मतलब तो उसकी जरूरतें अलग है, इसलिए नेचर ने उसको सेल भी अलग दिया जो उसकी जरूरतों को पूरी करता है। और ऑब्वियस सी बात है उन सेलों से जो टिश्यू बनेगा वो भी अलग होगा, है कि नहीं। उसको एनिमल की तरह जगह जगह जाके खाना नहीं खोजना पड़ता, है ना, वो एक ही जगह पर खुद से अपना खाना बना सकता है। तो उसके पास वो क्षमता है, तो उसको उसी तरह के सेल चाहिए थे जो उसके लिए ये कर सके। तभी तो प्लांट सेल में क्या था, प्लास्टिड था। प्लास्टिड के अंदर एक हमने पढ़ा था फ्लूइड होता है, क्या, क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में भी ये क्या, क्लोरोप्लास्ट होता था जो क्लोरोफिल कंटेन करता था, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। एनिमल को इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि एनिमल क्या है, वो मोबाइल एनिमल है, यहाँ ठंडा पड़ेगा, माइग्रेट करता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो उसको क्या चाहिए था, उसको इन्वायरमेंट से लड़ने की इतनी जरूरत नहीं थी,
क्योंकि वो अपना जगह बदल सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, उसको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी कि वो मूव कर सके। वो अपना खाना खुद खोजता है, खाना खुद से बनाता तो नहीं। तो खाना जब खुद से बनाता नहीं तो उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना था। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करना तो उसके सेल के पास प्लास्टिड भी नहीं था, चाहिए था। हाँ, वो खाना जो खाता है उसको पचाने की क्षमता उसको चाहिए थी, उसको डाइजेशन करना है, तो उसकी बॉडी उस तरह से बनी। तो आपको मोटा मोटा समझ आ रहा है कि प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू क्यों अलग होता है। सिंपल सा रीजन है, प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। सीधा रीजन यह है कि प्लांट और एनिमल की लाइफस्टाइल डिफरेंट है बेटा, सो देयर टिश्यू आर आल्सो डिफरेंट। यही कारण है कि उनके टिश्यू भी अलग होते हैं। मैंने अभी इतनी सारी बातें आपको पहले ही बताई। जैसे कि प्लांट, मैंने क्या कहा, एक इमोबाइल एनिमल है, वो फिक्स एट वन प्लेस, वो एक ही जगह पे रहता है। इस वजह से उसको एनवायरमेंट की हार्शनेस ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। मैंने एक्सप्लेन किया कि सर्दी हो, गर्मी हो, बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए, उसको कहीं जा नहीं सकता, उसको वहीं रहना है, उसको वो सारे चैलेंजेस बेयर करने हैं सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए उसके पास क्या है, सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल ही उसको इन सब चीजों से लड़ने में मदद करती है कि नहीं। हैव अ रिजिड सेल वॉल, इसका मतलब यही है, नीड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट की हार्डनेस को झेलने के लिए उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, जो कि उसको सेल वॉल प्रोवाइड करता है। मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और प्लांट को अपना खाना खुद बनाता है। इस वजह से उसके पास क्या होता है, प्लास्टिड ऑर्गेनल होता है उसके सेल के अंदर, जो ऐसा करने में मदद करता है। बट प्लांट एनिमल जो अपना खाना खुद से बनाते नहीं, तो भैया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करना नहीं, तो वहां प्लास्टिड भी नहीं होता। जब सेल में प्लास्टिड नहीं तो ऑब्वियसली उसका सेल ही एनिमल सेल ही प्लांट सेल से अलग है, तो उसका टिश्यू भी स्वाभाविक सी बात है प्लांट टिश्यू से अलग हो। भाई प्लांट टिश्यू कैसे बनेगा? कई सारे प्लांट सेल के मिलकर प्लांट टिश्यू बनेगा, है ना। टिश्यू तो यही है ना, ग्रुप ऑफ सेल। और एनिमल टिश्यू कैसे बनेगा? कई सारे एनिमल सेल के मिलकर बनेगा, ठीक है। एनिमल जो है बेटा वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेल वॉल की जरूरत ही नहीं थी, उसको रिजिडनेस नहीं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सेल वॉल होती नहीं, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। और जो एनिमल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो अपना खाना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो ये लाइफस्टाइल में जो अंतर है दोनों जीवों के, प्लांट और एनिमल का, यही कारण है लाइफस्टाइल का अंतर उनके टिश्यू को भी डिफरेंट बनाता है, या यही कारण है कि उनके टिश्यू भी एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। बात करते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर। तो जैसे प्लांट टिश्यू में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है प्लांट टिश्यू में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट टिश्यू किससे बना है? प्लांट टिश्यू बना है कई सारे प्लांट सेल से मिलकर। और प्लांट सेल में हमने पहले ही पढ़ा कि सेल वॉल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट टिश्यू में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल होती नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उन एनिमल सेल के मिलने से जो टिश्यू बनेगा उसमें भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है प्लांट की जो टिश्यू है उसमें उसका मुख्यतः काम क्या है? प्लांट को सपोर्ट करना। और एनिमल में जो टिश्यू है उनका जो मेनली काम है क्या है? बॉडी में एनिमल की मूवमेंट में मदद करना। प्लांट टिश्यू मदद करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस कराने में। एनिमल टिश्यू मदद करेगा क्या? जो खाना एक एनिमल कंज्यूम करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट कराने में। प्लांट की अगर हम बात करें तो वहां क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? वाटर और फूड का। कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो वाटर जमीन से चाहिए होता है, सॉइल से चाहिए होता है, वहां जो टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं, इस वाटर को सॉइल से प्लांट की लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर मैं बता दूं, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो टिश्यू का नाम है जाइलम। जो हम प्लांट टिश्यू जब पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, जब हम स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यू में चले जाएंगे तो जाइलम वो टिश्यू है जो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और फूड जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है उसको प्लांट के बाकी भागों तक कौन पहुंचाता है? ऑब्वियस सी बात है एक प्लांट का टिश्यू ही पहुंचाता होगा, और उस प्लांट टिश्यू का नाम है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम, जो कि आगे हम सब पढ़ेंगे। सिर्फ हम यहाँ अंतर कर रहे हैं कि देखो वहां प्लांट टिश्यू के काम अलग है और एनिमल टिश्यू का काम अलग है। एनिमल टिश्यू में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी सेलों तक पहुंचाना होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन को रंग कराएगा एनिमल टिश्यू कराएगा। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि एनिमल में वो टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, चाहे ऑक्सीजन चाहे न्यूट्रिशन का, उसका नाम है ब्लड। हम जब एनिमल के टिश्यू पढ़ेंगे और उसमें भी कनेक्टिंग टिश्यू पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो कनेक्टिंग टिश्यू में आता है, तो ब्लड वो टिश्यू है जो एनिमल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और भी तरह की चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। फिलहाल यहाँ जस्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ जो टिश्यू वाला काम कर रहे हैं और यहाँ जो टिश्यू वो
एक अलग काम कर रहे हैं। अभी तो बताया कि प्लांट और एनिमल टिश्यू क्यों अलग होता है, बिकॉज दोनों की जरूरतें अलग है, दोनों का लाइफस्टाइल अलग। द लास्ट, प्लांट टिश्यू जो होते हैं ग्रोथ एट स्पेसिफिक रीजन, कि प्लांट में जो टिश्यू है वो उसकी ग्रोथ कराते हैं बट एक स्पेसिफिक रीजन में। प्लांट जब ग्रो करता है तो एक समान नहीं ग्रो करता। जैसे आपने देखा प्लांट अगर हम उगाते हैं तो सबसे पहले उसकी लेंथ ही बढ़ती, आपको उसमें कोई ब्रांच आता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। और जब उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो देखो लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है। क्या होता है, उस स्टेम की मोटाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसमें कई नई ब्रांचेस आएंगे। तो प्लांट की लेंथ तो नहीं बढ़ेगी बट ब्रांच बढ़ती है कि नहीं, है कि नहीं ब्रो। और जब एक ब्रांच सर्टेन लंबाई तक पहुंच जाती है फिर वो बढ़ना बंद हो जाती है और क्या होता है, कुछ नई ब्रांचेस बढ़ती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो एक समय पे उसके किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में ही होती है, वहां ग्रोथ एक समान नहीं होती कि तुम बोलो कि प्लांट बढ़ रहा है तो उसकी लंबाई भी बढ़ रही है भैया, उसकी देखो तने की चौड़ाई बढ़ रही है, ऐसा होता है कभी नहीं होता। एक नया ब्रांच आएगा तो पहले वो लेंथ में ही बढ़ता है और समय के साथ उसकी लेंथ बढ़ना कम हो जाती है बट चौड़ाई बढ़ती है कि नहीं। तो प्लांट में जो प्लांट टिश्यू है वो उसकी क्या कराते हैं, स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ कराते हैं। बट एनिमल में ऐसा होता है क्या, तुम बढ़ रहे हो ऐसे बढ़ रहे हो कि तुम्हारा पहले हाथ बढ़ गए लंबे लंबे और पैर छोटे से रह गए, ऐसा है क्या। जो एनिमल्स हैं और भी जानवर देखते हो गलियों में, गाय है, भैंस है ना, डॉगी लोग हैं, कैट है, चूहा भी देखते होंगे, कभी छोटा देखा कभी बड़ा देखा। ऐसा था कि चूहा बढ़ते बढ़ते मुंह तो बहुत बड़ा हो गया, अभी भाई का पीछे का हिस्सा छोटा ही है, ऐसा होता है क्या। एनिमल में जो एनिमल टिश्यू है वो जो ग्रोथ है वो क्या करते हैं, वो उसकी बॉडी में हर हिस्से का क्या कराते हैं, एक समान कराते हैं। क्या कराते हैं, एक समान, जिसको लिखा है ग्रोथ थ्रू आउट दी बॉडी। एनिमल टिश्यू प्लांट की जो ग्रोथ है वो पूरी बॉडी में एक समान कराते हैं, बट प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट के एक समय पे एक स्पेसिफिक हिस्से की ही ग्रोथ कराते हैं। समझ आया नहीं है। चलो अब हम जा रहे हैं बेटा किसकी, अब हम प्लांट टिश्यू की तरफ जाने वाले, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, ग्रोथ इन प्लांट्स, कि प्लांट में किस किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो प्लांट में मुख्यतः कॉमनली 3 तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। पहला ग्रोथ है बेटा इंक्रीज इन लेंथ, सबने देखा होगा, ऐसा तो नहीं प्लांट किसी ने देखा है। पहली तरह की जो ग्रोथ प्लांट में देखने को मिलती है बेटा वो है उसकी लंबाई में ग्रोथ। और लंबाई किसकी, ऑब्वियस सी बात है उसके तने की, स्टेम की, और उसकी जड़ें भी जो होती है वो धरती के और गहराई में जाती है तो जड़ें भी लंबाई में बढ़ती। तो यानी बहुत सिंपल टॉपिक है कि प्लांट में किस किस तरह का ग्रोथ होता है बेटा। प्लांट में जो पहला ग्रोथ देखने को मिलता है वो ग्रोथ देखने को मिलता है उसकी लेंथ में। और लेंथ भी किसका बेटा, उसकी स्टेम की ग्रोथ होती है कि स्टेम समय के साथ टॉलर होती है, लेंथ में बढ़ती है। और इसी प्रकार की तरह जो उसकी रूट्स है वो भी लेंथ में समय के साथ बढ़ती है और गहराई में जाती है। ये समझ आएगा कि पहला ग्रोथ क्या है प्लांट की, इसमें उसकी लेंथ में ग्रोथ। दूसरा है इंक्रीज इन ग्रिथ। प्लांट में दूसरी तरह की जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो ग्रोथ देखने को मिलती है उसकी तने की मोटाई, उसकी रूट्स की जो मोटाई है वो समय के साथ क्या करती है, बढ़ती है। तो प्लांट में जो दूसरी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है उसकी ग्रिथ में। ग्रिथ वाला उसकी चौड़ाई का बढ़ना भी उसमें एक ग्रोथ होता है। जैसे स्टेम क्या होती है या रूट्स भी, स्टेम सिर्फ स्टेम नहीं, स्टेम्स और रूट्स समय के साथ चौड़ाई ग्रिथ में बढ़ती है। तो दूसरी तरह का ग्रोथ ये देखने को मिलता है कि प्लांट की ग्रिथ इंक्रीज करती है। और तीसरी जो तरह की ग्रोथ प्लांट में देखने को मिलती है बेटा वो है रीग्रोथ, कि हम प्लांट की स्टेम काटते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमने स्टेम काटा, ब्रांचेस काटी, वहां से हम क्या देखते हैं, क्या वो ग्रो होना बंद हो जाता है, नहीं, वो वहां से वापस से ग्रो करता है। मींस प्लांट हैज द एबिलिटी टू रीग्रो, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, ग्रोथ है। इसको हम क्या ग्रोथ इन लेंथ बोलेंगे, नहीं, दैट इज नॉट द ग्रोथ इन लेंथ। ये ग्रोथ इन ग्रिथ, चौड़ाई में भी ग्रोथ नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, रीग्रोथ है। ये क्या है, रीग्रोथ। तो एक इस तरह की ग्रोथ भी प्लांट में देखने को मिलती है कि उसके कटे बॉडी पार्ट, चाहे उसका स्टेम है, ब्रांच है, जब उसको काटा जाता है तो उसके पास वो क्षमता है कि वो वापस से रीग्रो करता है। जैसे ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर ग्रेजिंग, ऑब्वियस सी बात है, घास होती है, गाय भैंस जो भी हर्बीवरस एनिमल है, जब घास को चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो क्या देखते हो कि वो घास वापस से अपने आप ग्रो करती है। तो ये क्या है, दैट इज अ रीग्रोथ। तो प्लांट में एक इस तरह का ग्रोथ देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो याद रहेगा टॉपिक कि प्लांट में कितनी तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, 3 तरह की ग्रोथ। ग्रोथ इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ स्टेम एंड रूट, एंड थर्ड इज द रीग्रोथ ऑफ इट्स ब्रांच, ठीक है, या उसके स्टेम, ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट टिश्यू। तो अब हमारा टॉपिक प्लांट टिश्यू आ चुका है।
और यहां ध्यान देना, तो ये मैंने तो यहाँ एक स्लाइड डाल देना चाहिए था बीच में, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, प्लांट टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जरूरत तो नहीं लिखने की, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब जो आगे चलेगा वो बात होगी किसकी, स्पेसिफिकली किसकी, प्लांट टिश्यू। तो अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं बेटा, तो जरा ध्यान देना, प्लांट टिश्यू मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरी में बांटा जाता है। प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उनका काम प्लांट में ग्रोथ ही कराना है, ठीक है, और उनको कहते हैं मेरे बेटा मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं उसको, मैरिस्मेटिक टिश्यू। बट प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं बेटा जो प्लांट की ग्रोथ नहीं कराते, उनका प्लांट की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, वो प्लांट में और तरह के काम करते हैं, जैसे कि प्लांट में फूड, वाटर, है ना, इनका ट्रांसपोर्टेशन कराना, उनका प्लांट में उसके किसी भाग का ग्रोथ कराना कोई काम नहीं है, और इनको कहते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो बात अगर डालना चाहता है कि प्लांट टिश्यू जब पढ़ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे प्लांट टिश्यू दो तरह का है, पहला है मैरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू वाली बात करते हैं, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू बेटा वो टिश्यू हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट के अलग अलग भागों में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, पीछे टॉपिक पढ़ा कि प्लांट में 3 तरह का ग्रोथ होता है, उसकी रूट्स एंड स्टेम की लेंथ बढ़ती है, तो जो उसकी स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ती है, उस ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट की जो स्टेम और रूट की जो ग्रिप चौड़ाई बढ़ती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी एक मैरिस्मेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। और प्लांट में हमने पढ़ा कि एक तरह की ग्रोथ क्या है, दैट इज रीग्रोथ, जो होती है कटे हुए भागों की, उसके कटे हुए पार्ट का वापिस से ग्रो करता है। तो इस तरह की जो ग्रोथ प्लांट में होती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है मैरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा समझ आ रहा है कि प्लांट टिश्यू मोटा मोटे तौर पे दो तरह का है। वन इज वो टिश्यू जो प्लांट में ग्रोथ कराता है, कौन है वो, मैरिस्मेटिक टिश्यू। अभी हम इसको इलैबोरेट करेंगे, बट एक लेआउट दिमाग में डालना चाह रहे हैं। और दूसरा परमानेंट टिश्यू, ये वो टिश्यू जो जिनका लेना देना ग्रोथ से नहीं है, या और तरह के फंक्शन प्लांट में कराते हैं। चलिए तो बात करते हैं, तो ये दिमाग से डालोगे, तुम्हारा पता रहे कि मैरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा रहा हूं, तो प्लांट टिश्यू का एक टाइप है। दूसरा टाइप हमें पढ़ना है क्या, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट के भी टाइप्स होने वाले हैं और मैरिस्मेटिक के भी टाइप्स हो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैंने बता दिया, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट टिश्यू जो प्लांट के अलग अलग भागों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है, या प्लांट के अलग अलग भागों में ग्रोथ कराते हैं, उन्हें कहते हैं क्या बेटा, प्लांट टिश्यू। क्या कहते हैं उनको, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू बोले तो प्लांट टिश्यू है, बट कौन है प्लांट टिश्यू, वो है मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्या है वो, मैरिस्मेटिक टिश्यू। फिर बात कर रहे हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो। और सोचना भी, आप कह रहे हैं कि मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो प्लांट में ग्रोथ कराता है, और आप जानते हैं ग्रोथ कैसा होता है, आप सेल चैप्टर पढ़ के आए, वहां सेल डिवीजन पढ़ा होगा। ग्रोथ कैसे होती है, एक सेल टूटता है, अपने जैसा दूसरा सेल बनाता है, वो टूटते हैं, अपने जैसे और सेल बनाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, एक सेल से कई नए सेल बनते हैं, और इस तरह से ग्रोथ होता है। अब खुद सोचो, जब तुम कह रहे हो कि प्लांट टिश्यू में मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, मतलब क्या समझ आया कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, वो ऐसे सेलों से बना है जो सेल क्या है, लिविंग सेल है। क्या है, लिविंग सेल है। क्या है, लिविंग सेल है, जिनके पास क्षमता है कि वो डिवाइड होके और नए सेल बना सके। तो देखो दूसरा पॉइंट खुद समझ आता है कि ये क्यों है, तो आपने क्या कहा, मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या कराता है, प्लांट में ग्रोथ करा। तो आपको नहीं पता ग्रोथ कैसे होती होगी, मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता होगा, ग्रोथ पेड़ कटकाना पड़ता हो, कि वहां जो सेल होते होंगे वो क्या करते होंगे, डिवाइड होके अपने ही जैसे और सेल बनाते होंगे, और इस तरह से प्लांट में ग्रोथ होती होगी। तो वही उन्होंने लिखा कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है वो ऐसे सेलों से मिलकर बना है जो कैसे सेल हैं, एक्टिवली डिवाइड होते हैं, मतलब लगातार डिवाइड होते रहते हैं, और जब लगातार वो डिवाइड होते हैं तो वो हेल्प करते हैं क्या, प्लांट को ग्रो करने में। किसमें, ग्रो करने। और ये इंपॉर्टेंट है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू की पहली विशेषता है तो वह उसमें जो सेल है, क्योंकि टिश्यू सेल से ही बना है। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मैरिस्मेटिक टिश्यू, बातें मत करो बेटा,
मैरिस्मेटिक टिश्यू की अगर हम पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल है, सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, की वहां जो सेल होते हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं। और बेटा वो लगातार डिवाइड करते हैं, यही कारण है कि वो प्लांट के अलग अलग भागों की ग्रोथ करा पाते हैं। स्मॉल एंड लिविंग सेल, ये सब याद करने वाले, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, आपको याद करना है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, डेड सेल नहीं होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, मुझे लगता है आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो सेल के बाकी सारे ऑर्गेनल्स को अपने अंदर कैरी करता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने कहा सेल चैप्टर पता होना चाहिए। और मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। डेंस समझते ना, दैट इज गाढ़ा, ऐसे समझ लीजिए। मैरिस्मेटिक टिश्यू की बेटा जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, इट हैव सेल। ऑब्वियसली मैरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल से बना होगा, उसमें सेल वॉल होगी। बट आपको याद रखना है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल, जिन सेलों से वो मिलकर बना है, उन सेलों की सेल वॉल क्या होती है, थिन, पतली होती है। और लार्ज न्यूक्लियस, मुझे लगता है आपको न्यूक्लियस भी पता है क्या होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं उन सेल के न्यूक्लियस क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होते हैं साइज में, बड़े होते हैं। ठीक है, चल अब बात कर रहे हैं बेटा टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये हमने आई थिंक पीछे भी पढ़ा कि प्लांट में कितनी तरह की ग्रोथ होती है। तो प्लांट में पहली ग्रोथ लेंथ पे होती थी, और ये आपको याद रखना है बेटा, ये आप याद रखेंगे। ये कहना आसान है कि प्लांट में लेंथ ग्रोथ होती है, बट प्लांट में लेंथ का जो ग्रोथ है, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन करा रहा है, हमने प्लांट बोला कि प्लांट में ग्रोथ मैरिस्मेटिक टिश्यू ही कराता है, बट वो मैरिस्मेटिक टिश्यू का नाम है एपिकल मेरिस्टम। या उसको पूरा बोल सकते हो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो, और नहीं तो एपिकल मेरिस्टम। तो याद रखिएगा, प्लांट की जो स्टेम और रूट की लंबाई जो बढ़ती है, जो लंबाई बढ़ती है, उस लंबाई को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स एक मैरिस्मेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है, और उस मैरिस्मेटिक टिश्यू का नाम है एपिकल मेरिस्टम। क्या है, एपिकल मेरिस्टम। याद रखना, एपिकल मेरिस्टम मैरिस्मेटिक टिश्यू की वो टाइप है जो प्लांट की स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाता है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि प्लांट की थिकनेस भी बढ़ती है, उसकी तने, स्टेम और रूट की थिकनेस भी बढ़ती है, बोले उसकी ग्रिथ की ग्रोथ होती है। तो प्लांट की जो स्टेम और रूट की जो थिकनेस बढ़ती है, उसकी ग्रिथ की जो ग्रोथ होती है बेटा, उसके लिए जो मैरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम मैरिस्मेटिक टिश्यू का वह टाइप है जो प्लांट की ग्रोथ तो कराता है, बट किस भाग की, उसके स्टेम और रूट की ग्रिथ की ग्रोथ कराता है। और प्लांट में जो हमने पीछे पढ़ा था कि रीग्रोथ और हीलिंग होती है, कटा हुआ भाग ठीक होता है, कटे भाग से वापस से रीग्रोथ होती है। तो उसके लिए जो मैरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वह है इंटरसेलरी मेरिस्टम। इंटरसेलरी मेरिस्टम। और यहां आपको समझ आ गया होगा कि मैरिस्मेटिक टिश्यू की क्या है बेटा, तीन टाइप होती है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। और ये आपको याद रखना है कि एपिकल क्या है, एपिकल वो मैरिस्मेटिक टिश्यू है जो प्लांट की स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टम वो मैरिस्मेटिक टिश्यू है जो प्लांट की रूट और स्टेम की ग्रिथ, दैट इज थिकनेस को बढ़ाता है। और इंटरसेलुलर मेरिस्टम वो मैरिस्मेटिक टिश्यू है जो प्लांट में हीलिंग समझते हो, जो कटा बिटा इंजरीज होती है उसको रिपेयर करता है। और जो प्लांट में हमने पढ़ा कि रीग्रोथ होती है ब्रांचेस की, और जैसे ग्रास के केस में कहा, तो वो कौन कराता है, इंटरसेलरी मेरिस्टम कराता है, इंटरसेलरी मेरिस्टम कराता है। चलो अब जरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, डिटेल। ये तो हमने जस्ट मोटा मोटा पढ़ लिया कि आपको नाम याद हो जाए कि प्लांट में जो मैरिस्मेटिक टिश्यू हम पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, तीन तरह के। क्या है, तीन तरह के। ठीक है, यहां बैठो, तीन तरह के। ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। और याद रखना किसका क्या काम है, थोड़ा सा अब इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं काइंड ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप हैं, तीन, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि इतना सस्ता भी नहीं है कि तुमने खाली नाम पढ़ लिया और एक एक काम पढ़ लिया। चलिए बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टम, और इसको आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू, या आप लिखेंगे एपिकल मेरिस्टम, जो कि क्या है बेटा,
मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि एक प्लांट टिश्यू है, जो प्लांट में हमने पढ़ा ग्रोथ कराता है, उसकी एक टाइप है एपिकल मेरिस्टम। जो क्या है एपिकल मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है, क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू की ही टाइप है। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड द शूट। शूट समझते हो? स्टेम। प्लांट में जो रूट है और स्टेम होती है उसके टिप पे मौजूद, उसके टिप पे मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है? ये भी याद रखना है कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां मौजूद है? प्लांट में जो रूट है और जो प्लांट का सूट दैट इज स्टेम, उसके टिप में मौजूद होता है, और उसकी रूट और सूट दैट इज रूट और स्टेम की इंक्रीज किसको बढ़ाता है? लेंथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज करता है। तो फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या है? स्टेम की हाइट को बढ़ाता है या स्टेम की लेंथ को बढ़ाता लिख सकते हैं, और रूट्स की भी लेंथ को इंक्रीज करता है। ऑलरेडी बताया गया। कहां पाया जाता है? ये आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। कहां पाया जाता है? अभी पीछे बोला प्लांट की रूट और सूट के टिप पे पाया जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि रिमेंबर एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक है, प्राइमरी ग्रोथ है उसका काम, उसका मुख्य काम क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। वो भी याद रखना है, किसकी लेंथ को इंक्रीज करना है? स्टेम और रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करना। मुश्किल है क्या? देखो, सिर्फ नाम याद रखिए, काम याद रखिए, है ना? इसमें कोई ऐसी लॉजिकल बात है नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम से जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि आपको दिखाने के लिए कि अगर आप इसको देखें तो आपको याद रहे कि जब एपिकल मेरिस्मेटिक भैया पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि एपिकल मेरिस्मेटिक क्या करता है। जो बातें वहां लिखी वही सब यहाँ पिक्टोरिकली लिखा, कोई नया जानकारी नहीं है। वो प्लांट के स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाता है, और कहां मौजूद होता है? उसके रूट और स्टेम दोनों के ही टिप पे मौजूद होता है। ठीक है, अब आता है बेटा उसके बाद क्या? लेटरल मेरिस्टम। क्या? लेटरल मेरिस्टम। और ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेटरल मेरिस्मेटम क्या, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलो या लेटरल मेरिस्टम क्या है। जो हम मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं उसकी सेकेंड टाइप है, इट प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। जो रूट और स्टेम है उसके टिप पे नहीं, टिप पे तो कौन होता है? एपिकल, और लेंथ बढ़ाता है। ये मौजूद होता है प्लांट की स्टेम और रूट के कहां? साइड पे। कहां? साइड्स पे। जैसे अगर ये स्टेम है, ठीक है, तो यहां मौजूद होगा। कहां? समझ लो, उसकी आउटर बाउंड्रीज पे। और इसी प्रकार से प्लांट की अगर एक रूट है तो रूट के भी कहां मौजूद होगा? समझ लो, कहां मौजूद होगा बेटा? साइड पे मौजूद होगा। क्योंकि तुम भी जानते हो साइड पे क्यों मौजूद होता है, बिकॉज उसका काम होता है पेड़ की ग्रिथ को बढ़ाना, उसके थिकनेस को बढ़ाना। थिकनेस किसके? स्टेम और ऑब्वियस रूट। याद रहेगा, लेटरल मेरिस्टम कहां बेटा? इट प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड द रूट। रूट्स और स्टेम के साइड पे मौजूद होता है। काम क्या है बेटा? ऑलरेडी जानते हैं, इंक्रीज करता है थिकनेस बोलिए या ग्रिथ किसकी? स्टेम और रूट की। रूट और स्टेम की ग्रिथ या थिकनेस, चौड़ाई को बढ़ाता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ समझते हो? प्राइमरी ग्रोथ का लेंथ का बढ़ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या था? चौड़ाई का बढ़ना। तो एपिकल क्या करता है? प्राइमरी ग्रोथ कराता है, दैट इज लेंथ बढ़ाता है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पहले मैंने बताया लेंथ ही बढ़ती है, और लेंथ बढ़ने के बाद क्या होता है? जैसे स्टेम भी देखो तो पहले लेंथ में ही बढ़ता है, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ लेंथ ही है। कौन कराता है? एपिकल। और जब स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है उसके बाद दूसरा ग्रोथ होता है, कौन सा? उसकी चौड़ाई का बढ़ना। वो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टम कराता है। इसलिए लिखा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ है वो लेंथ का बढ़ना। लेंथ जब बढ़ जाती है अपनी जितनी बढ़नी होती है तब थिकनेस बढ़ती है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? ग्रिथ का बढ़ना। वो कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर तुम्हें दिखाया गया है, देखो दिख रहा है? कभी पेड़ का अगर बड़ा पेड़ कटा हुआ देखा हो ना तो तुम्हें बहुत सारी ऐसे रिंग्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? रिंग्स दिखेंगी। ये रिंग्स ही बता रही कि देखो कैसे समय के साथ वो ग्रिथ में बढ़ा। देखो ऐसा रहा होगा ना, कभी छोटा स्टेम फिर धीरे धीरे बढ़ता है ना, चाहिए अगले साल इतना हो गया, अगले साल ये बहुत बड़ा दिखा रहा है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा, इतना छोटा नहीं। तो ये रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स बताती है, और हर साल एक रिंग बढ़ती है, हर साल एक रिंग बढ़ती है। और ये रिंग इसमें भी मदद करती है पेड़ की उम्र कितनी है। इन रिंग को गिन के तुम पेड़ की उम्र का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि आइडियली हर साल एक रिंग बढ़ता है, हर साल एक रिंग बनता है। ठीक है, तो एक प्लांट को अगर ऐसे काटेंगे तो कितनी उसमें रिंग्स है, इससे आप उसकी उम्र कितना साल का वो हो गया था, अब काट दिया तुमने, है ना, ये पता लगा
सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ आया, ये टॉपिक आपकी नई बुक में है, लास्ट साल जो बुक थी उसमें सबसे इंक्लूड नहीं कर, इस साल कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा भी इंक्लूड किया है इंफॉर्मेटिव, उसमें से एक टॉपिक है एनुअल रिंग्स। क्या है ये जो आपको यहाँ दिखाया ना, यही है एनुअल रिंग्स, है ना, जो कि किसकी वजह से बनती है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से बनती। चलिए इधर देखिए, तो एनुअल रिंग क्या है, व्हाट आर दी एनुअल रिंग्स, टॉपिक है कि एनुअल रिंग किसे कहा जाता है, क्या है एनुअल रिंग। तो रिंग सीन इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्री, इसको कहते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन, कि अगर एक पेड़ को मैं काटूं, ये दिख रहा है आपको, ऐसा दिखेगा ना कुछ, बोलो, तो पेड़ का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उस क्रॉस सेक्शन पे जो क्या मौजूद है, रिंग्स बनी होती हैं, जैसे आपको यहां दिख जाएंगी, दिख रहा है, दिख रहा है, ये पेड़ का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये जो आपको डार्क लाइट की क्या दिख रही है, शेड्स में रिंग्स दिख रही हैं, इनको ही कहते हैं क्या, एनुअल रिंग्स। क्या कहते हैं इनको बेटा, एनुअल रिंग। तो थ्योरेटिकल समझ आ रहा है कि एनुअल रिंग क्या है, प्लांट के क्रॉस सेक्शन, उसका ट्रंक जो उसका तना होता है, उस ट्रंक पे जो क्रॉस सेक्शन अगर हम उसको काटे हैं, जो क्रॉस सेक्शन एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, उसमें जो रिंग्स दिखाई देती हैं, जो रिंग्स आपको दिखती हैं, उनको ही कहते हैं क्या, एनुअल रिंग। फॉर्म ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम, और ये किसकी वजह से बनती है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से बनती है। ऐसा बनता है ना कि ये यहां पर था, अगले साल मेरिस्टम ग्रो करते 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 यहां पहुंच जाएगा, तो एक रिंग बना लेता है। फिर मेरिस्टम कहाँ, लेटरल मेरिस्टम कहाँ होता है, साइड पे ही होता है, अगले साल धीरे धीरे बढ़ते कहां चला जाएगा, थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, वहां इस तरह की रिंग्स बन जाती है। और यही उन्होंने वहां लिखा क्या, कि जो एनुअल रिंग्स है, जो कि प्लांट के ट्रंक के क्रॉस सेक्शन में रिंग जिसकी फॉर्म में दिखती हैं, ये बनती हैं किसकी वजह से, ड्यू टू दी एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी के, कौन बनाता है इनको, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, इस जो एनुअल रिंग से, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। स्टडी पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, भविष्य में पुराने समय में जो पेड़ था उस जमाने में कैसा मौसम था, इसका भी उससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक पेड़ मान के चलो 500-600 साल पुराना है, तो ऐसी में 500 रिंग होगी, अब उस रिंग का कलर कितना है, साइज कितना है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो रिंग, जो उस रिंग की, मतलब सपोज यहां चले गए ना, अब तुमको देखो यहाँ रिंग हल्का दिख रहा है, कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं वो मोटा भी है, कहीं वो रिंग पतला भी है, तो इससे इसका भी अनुमान लग जाता है कि उस समय पे मौसम कैसा। ऐसे सोचो ना, जिस समय मौसम बहुत अच्छा रहा होगा किसी साल, तो वहां ग्रोथ ज्यादा होगी। सपोज करो किसी साल सूखा पड़ा, तो उस साल ये क्या रहेगा, ग्रोथ कम रहेगा, तो रिंग भी छोटा दिखेगा। और उसके जो कलर्स हैं, उस मतलब बहुत सारे पैमाने हैं, उसके बहुत सारे पैमाने हैं, जैसे दिख रहा है, ये एक पेड़ बना, ये 1 साल हो गया, फिर ये एक पेड़ दिख रहा है, दैट इज ये 2nd साल का हो गया, फिर आपको एक पेड़ दिख रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है, इस तरह से आपको उम्र पता लगाने में मदद करता है। और ये भी याद रखना कि इन रिंग को देख के पास्ट में कैसा क्लाइमेट था, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। सो ईयरली ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, इससे प्लांट की हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें, चलो, तो एनुअल रिंग हो गई, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया कि देखो कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये होती है एनुअल रिंग्स। ठीक है, चलो इधर आ जाइए, ये खुद से पढ़ सकते हो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, लेटरल पढ़ लिया, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये कहां मौजूद होता है, ये रूट और शूट के टिप पे होता है। लेटरल मेरिस्टम कहां है, ये स्टेम और रूट के साइड पे होता है। कॉज ये क्या करता है, ये करता है लेंथ बढ़ाता है स्टेम एंड रूट की, और लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, ये कारण बनता है किसका, प्लांट की स्टेम और रूट की थिकनेस को बढ़ाने का। एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ का, ये याद कर लो, प्लांट की लेंथ का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ है, और प्लांट के ग्रिथ का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है, मतलब प्राइमरी ग्रोथ कराता है। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, ग्रिथ बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। कहां पाया जाता है, ग्रोइंग प्लांट पे, जो प्लांट ग्रो कर रहा है, क्योंकि तुम जानते हो प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो वो भी ग्रो करना बंद कर देता है। तो एपिकल मेरिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक प्लांट, उस प्लांट में देखने को मिलेगा जो प्लांट अभी अपनी बढ़ने की अवस्था में है, जो बढ़ रहा है।
और इसी प्रकार से लेटरल मेरिस्टम आपको कहाँ मिलता है, वो प्लांट वुडी प्लांट समझते हो, जिनके तने बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां आपको लेटरल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं बेटा इंटरसेलरी मेरिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेलरी मेरिस्टम। आई थिंक हमने क्या पढ़ लिए, दो पढ़ लिए है ना, कौन कौन से, एपिकल और लेटरल। अब इंटरसेलरी मेरिस्टम क्या है बेटा, इंटरसेलरी मेरिस्टम इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये भी एक मेरिस्मेटिक टिश्यू की तीसरी टाइप है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, जो नोड समझते हो, जो नए नए कलियां आती हैं, नए नए ब्रांचेस आते हैं, तो उन नोड्स या जो इंटर नोड्स होते हैं उनके नीचे, उनके बेस पे मौजूद होता है। और ये प्लांट के नोड्स और इंटर नोड पे जब उनको काटा जाता है वहां वापस से रीग्रोथ करने में मदद करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि इंटरसेलरी किसमें काम आता है, ये प्लांट के हीलिंग और प्लांट के कटे हुए पार्ट के वापस से रीग्रोथ में काम आता है। बट आपको सिर्फ यहाँ ये नया आया कि होता कहां पर है, कहां मौजूद है, ये मौजूद होता है एट दी, ये जरूर याद रखना कि लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन है जहां ये मौजूद होता है एट दी बेस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। प्लांट में जो नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं, जहां से नई ब्रांच कोपले आती हैं, उनको कहते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स, वहां मौजूद होता है। वेयर इट इज फाउंड बता दिया, एट द बेस ऑफ इंटर नोड, इंटर नोड के नीचे मिलेगा और नोड्स के ऊपर मिलता है। कॉमनली फाउंड इन ग्रास, आमतौर पे इंटरसेलरी मेरिस्टम कहां पाया जाता है, आमतौर पे इंटरसेलरी मेरिस्टम आपको पाया जाएगा ग्रास में। बैम्बू समझते हो ना, बांस का जो पेड़ है, गेहूं है, व्हीट, गन्ना है, सुगर केन, इस तरह के प्लांट में आपको इंटरसेलरी मेरिस्टम आमतौर पे देखने को, आमतौर पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पे मिलेगा, आमतौर पे ऐसे ही प्लांट पे देखने को मिलता है। काम आपको ऑलरेडी बता चुके, इसका काम है बेटा क्या, प्लांट के कटे हुए पार्ट का वापस से रीग्रोथ कराना, और दूसरा काम है क्या, इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। प्लांट में जो इंटरनोड्स होती है, इंटरनोड्स दोस्तों, अरे एक ब्रांच से और ब्रांचेस नहीं आती है, दे आर द इंटरनोड। एक ब्रांच आया, उस ब्रांच से तुम देखो क्या आता है, नया ब्रांच आ जाता है, तो क्या कहोगे, दैट इज इंटरनोड। ठीक है, तो प्लांट में जो इंटरनोड्स है बेटा उसकी ग्रोथ में मदद करता है। और क्या बातें कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑलरेडी बोल चुके हैं, ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर ग्रेजिंग। जो ग्रास, जब जानवर या कोई भी जानवर चरता है या ग्रेजिंग करता है तो तुम देखते हैं ग्रास दोबारा से ग्रो होती है, उसका कारण क्या है, इंटरसेलरी मेरिस्टम। लॉन ग्रोन, वही बातें हैं कि जो लॉन में घासी है ना, लॉन ग्रोइंग ग्रोज आफ्टर मूविंग, ऑब्वियसली जो लॉन में घास वगैरह वो भी ऐसी करती है ना। न्यू ब्रांचेस राइजेस, ये बता चुका हूं कि जो प्लांट में नई ब्रांचेस आती हैं उसका कारण भी इंटरसेलरी मेरिस्टम है। की पॉइंट क्या बेटा, इंटरसेलरी मेरिस्टम अलाउ रैपिड रीजनरेशन। और रीजनरेशन समझो कि दोबारा से पनपना, तो प्लांट में कटा हुआ भाग जो दोबारा से ग्रो हो रहा है, दैट इज रीजनरेशन। सुबह से वही बात करें, उसको आप हीलिंग बोल लीजिए, रीग्रोथ बोल लीजिए, रीग्रोथ ना बोल के रीजनरेशन कह दीजिए। जो प्लांट में होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरसेलरी मेरिस्टम जा रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोड्स होती हैं है ना, इंटर नोड्स होती है, वहां मौजूद होता है। ठीक है, चल अब बात कर रहे हैं किसकी, तो ये लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया कि हमने अब तक क्या पढ़ा, मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या पढ़ा था, कि मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो प्लांट के ग्रोथ कराता है। अब किस भाग में ग्रोथ कराता है, उस आधार पे उसको तीन कैटेगरी में बांटा था, कि अगर वो रूट की और स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा है तो उसको एपिकल कहा गया, जो उसकी ग्रिथ चौड़ाई को बढ़ा रहा है उसको क्या बोला गया, लेटरल बोला गया, और जो प्लांट में हीलिंग और रीग्रोथ करा रहा है उसको क्या कहा गया, इंटरसेलरी कहा गया। क्या कहा गया, इंटरसेलरी। तो ये पढ़ लोगे उससे, एपिकल की लोकेशन क्या है, रूट और शूट के टिप पे, काम क्या है उसकी, रूट और शूट की लेंथ बढ़ाना। लेटरल कहाँ होता है बेटा, रूट और स्टेम के साइड पे, और काम क्या होता है, इन दोनों मतलब स्टेम और रूट की ग्रिथ को बढ़ाना। इंटरसेलरी कहाँ होता है, नोड्स और इंटर नोड्स में होता है, काम क्या होता है, रीग्रोथ कराना आफ्टर कटिंग, कि जब उनको काटते हैं तो कटने के बाद या काटने के बाद उसकी रीग्रोथ कराना। ठीक है, चल अब बात करें, आई थिंक ऑलरेडी सारी जानकारी आपके पास है मोस्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे भी लिखी थी। मैरिस्मेटिक टिश्यू की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहला विशेषता या पहली कैरेक्टरिस्टिक यह है, स्मॉल एंड लिविंग सेल से मिलकर बना है, पीछे बोल दिया था। इसमें जो सेल होते हैं कैसी वॉल होती है, इनकी थिन सेल वॉल होती है। डेंस साइटोप्लाज्म, पीछे भी बोला था कि सेल वॉल कैसी होती है बेटा,
डेंस होती है, सेल वॉल कैसी होती है, डेंस होती है। लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, लार्ज होता है, ठीक है। वैक्यूल एब्सेंट और वेरी स्मॉल, वैक्यूल आपने पढ़ा था प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है कि प्लांट फूड जो बनाता है उसको स्टोर करता है। बट मैरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल है उनके पास आमतौर पे वैक्यूल नहीं होता, अगर होता है तो स्मॉल होता है, ठीक है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ये भी याद कर लीजिएगा। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है कि देखो मैरिस्मेटिक टिश्यू है तो टिश्यू ही, तो कई सारे टिश्यू से मिलकर बना है। अब कई सारे टिश्यू क्या होंगे, एक साथ पैक हुए होंगे, तो संभावना रहती है कि वहां स्पेस होगा। तो जब कई सारे सेल आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, और उस स्पेस को कहते हैं क्या, इंटरसेल्युलर स्पेस। बट उसने मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में क्या कहा कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। वहां जो सेल आपस में मिलके मैरिस्मेटिक टिश्यू को बना रहे हैं वो क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि वहां कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। समझ आ रहा है इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस ये है कि जब कई सारे सेल ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं तो उन सेलों के बीच में भी कुछ स्पेस बच जाता है, इतना भी टाइट थोड़ा पैक होगा कोई, और उस स्पेस को कहते हैं क्या, इंटरसेल्युलर स्पेस। बट मैरिस्मेटिक टिश्यू के केस में इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं होता है, या बोलो कि होता है तो बहुत ही ना के बराबर होगा। और ये आपको बता दिया था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू के पास जो सेल होते हैं उनके पास काबिलियत है कि वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो डिवाइड करते हैं तभी प्लांट के अलग अलग भागों की ग्रोथ को करा पाते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया कि यहाँ जो सेल है क्या है, डिवाइड कंटिन्यूसली, वो लगातार डिवाइड हो। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, परमानेंट टिश्यू पे। आज हम प्लांट टिश्यू खत्म ही करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तुमको जाना तुम जा सकते हो, तुम अगर लेट हो, ठीक है, तुमको अगर जाना था, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किसकी, परमानेंट टिश्यू की। किसकी, परमानेंट टिश्यू। मैंने शुरुआत में बताया था कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। मुझे लगता है परमानेंट टिश्यू हम अलग पढ़ा देंगे, क्योंकि परमानेंट टिश्यू के भी कई सारे टाइप्स होने वाले हैं भाई, है ना। तो मुझे लगता है ये बच्चा चला भी जाएगा, है ना। बहुत सारे टाइप है तो छोटे छोटे, पर फिर भी समय लगेगा, मन के लगो कुछ नहीं 40-45 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो बेहतर है इसको दो पार्ट कर ही देते, है ना। तो प्लांट टिश्यू का आज हमने मतलब टिश्यू पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था आज, और उसका हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था, और इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ हमने प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ लिया, मैरिस्मेटिक टिश्यू और उसके टाइप पढ़ लिया। कल हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज परमानेंट टिश्यू, और उस परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स है। परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कल बात करेंगे, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स हैं और कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप है। तो मतलब ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है ना, इतना जल्दबाजी भी नहीं करते। तो आज हम इसको क्या करते हैं बेटा, यहीं पर रोक लेते हैं, दैट इज कहां रोक लिया हमने, एट द एंड ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू का एक टाइप तो हो गया क्या, मैरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा टाइप जो है परमानेंट टिश्यू, और उसके टाइप्स वो हम अगली क्लास में कवर कर ले, ठीक है। बट कम से कम जितना आप लोगों को पढ़ाया है मेरे भाई उतना साथ साथ देख लेना, है ना। तुमको भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जल्दबाजी में होती ही नहीं है ना दोस्त, कि तुम बाद में वन शॉट लगाओ। तो वन शॉट मेरे भाई दिमाग में भी मैंने कहा कुछ देर वन शॉट तक ही रहते, और शांति से प्रोसेस से धीरे धीरे पढ़ेगा तो जो आज बढ़ेगा वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट कम से कम तुझे एग्जाम तक रहेगा, है ना। नहीं तो फिर मैंने बार बार कहा कि उन बच्चों की श्रेणी में चले जाओगे जिसका पेपर कल होता है, वो आज रात को टीचर ढूंढ रहा होता है ना। तो ऐसी स्थिति में जाते क्यों, है ना। आज 9 बजे पेपर होगा, वो सुबह 4 बजे उठ के क्या करेगा, एक भैया खोज रहा है यूट्यूब पे जो क्या करेगा, उसको वन शॉट लगा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जाते क्यों, है ना। तो 4 बजे उठने का ही शौक है, तो मैंने कहा डेली 4 बजे उठना चाहिए ना। डेली 4 बजे उठता, टाइम पे पढ़ता, तैयारी रहती मजबूती से, तो पेपर से एक रात पहले मस्त सोता, तो पेपर वाले दिन 7 बजे उठता, तैयार होता, खाता और अपना कॉपी पेन लेके मस्त चला जाता, ठीक है नहीं, ठीक है। और जिन लोगों को शाम को आने के बाद आ जा सकते हैं, कल मैंने आई थिंक मना कर दिया था, मैं था नहीं, ठीक है दोस्तों। इतना ही करा रहे हैं, इसी बात पे योगेश तुम्हें छोड़ दें।